आहड़ सभ्यता उदयपुर। आहड़ उदयपुर। मेवाड़ की बेड़स व बनास नदियों के कांटे से बेड़च व बनास नदियों के कांटे से में आहड़ सभ्यता की प्रचुर झांकी उपलब्ध होती है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। 10वीं 11वीं सदी में यह आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में यहाँ लघु स्तर पर उत्खनन करवाने का श्रेय है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, है ना। कब करवाया था उत्खनन? 1953 में। ठीक है। उदयपुर के निकट आयड़ नदी, कौन सी नदी है जी? आयड़ नदी। बनास की सहायक बेड़च नदी के किनारे इस गांव के एक ऊंचे टीले धूलकोट क्या भी स्थानीय नाम है, स्थानीय लोग बोलते हैं, का व्यापक उत्खनन सर्वप्रथम R.C. अग्रवाल ने 1954 में करवाया था। तो R.C. रतन चंद्र अग्रवाल ने कब करवाया भाई? 1954 में। सबसे पहले किसने करवाया? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। और व्यापक उत्खनन किसने करवाया? R.C. अग्रवाल ने 1954 में। बाद में 1961-62 में V.N. मिश्रा एवं H.D. सांकलिया 1961-62 में V.N. मिश्रा एवं H.D. सांकलिया द्वारा उत्खनन करवाया गया। यहाँ 1900 से 18 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व की ताम्रयुगीन सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व की के अवशेष मिले हैं। इसे डॉक्टर H.D. सांकलिया ने आहड़ या बनास संस्कृति कहा है। ये प्रश्न बहुत बार आया भाई कि डॉक्टर H.D. सांकलिया ने बनास संस्कृति कौन सी सभ्यताओं का है जी? आहड़। कौन सी? आहड़। ठीक है। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। देखो कालीबंगा हमने पढ़ी, कालीबंगा पढ़ी है ना। कालीबंगा क्या थी? नगरीय। क्या थी जी? नगरीय संस्कृति। ठीक है। लेकिन जो आहड़ है ये कौन सी है? ग्रामीण संस्कृति। इस स्थल की खुदाई से प्राप्त विभिन्न स्तरों में आहड़ सभ्यता के 3 चरणों का ज्ञान हुआ है। जो कालीबंगा थी उससे कितने मिले थे? 5। आहड़ से कितने मिल गए? 3 के 5 8 3। कालीबंगा के 5 स्तर और आहड़ के 3 स्तर। प्रथम चरण में स्फटिक पत्थरों के प्रयोग की बहुतायत रही थी तथा इन्हीं से विभिन्न औजार व उपकरण बनाए जाते थे। द्वितीय चरण में ताम्र, कांस्य व लोह युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रथम चरण में, फर्स्ट चरण में क्या मिले हैं जी? स्फटिक पत्थर। सेकंड चरण में ताम्र और कांस्य के उपकरण। ठीक है। तीसरे चरण में मृद भांड। क्या? मृद भांड। तृतीय चरण में मृद भांड से संबंधित सामग्री की प्रचुरता है।
यहाँ के मकान मिट्टी व पत्थरों के बने होते थे जिन्हें बांस से ढका जाता था। छत, मकानों की छत बांस से थी। फर्श चिकनी काली मिट्टी व पीली मिट्टी मिलाकर कूट कूट कर बनाई जाती थी। मकानों की छत घास फूस बांस बल्लियों की सहायता से हल्के वजन की बनाई जाती थी जो दोनों ओर से ढलवा होती थी। मतलब ये मकान की छत है ना, दोनों ओर से ढलवा, इसमें बांस घास फूस बल्लियां ये लगाई जाती थी जिससे छत जो है वो भारी ना हो, हल्की रहे। आवास पर्याप्त लंबे होते थे जिन्हें बीच में दीवार खड़ी कर अनेक भागों में बांट दिया जाता था। मकान अधिकांशतः आयताकार होते थे। आयताकार होते थे। मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं जो शायद बड़े परिवार या सामूहिक भोजन व्यवस्था को इंगित करते हैं। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं तथा इनमें से एक पर मानव हथेली की छाप भी है। देखो भाई, एक घर में कितने चूल्हे मिले हैं? 6 चूल्हे, है ना। और उनमें से एक चूल्हे पर क्या है? मानव हथेली की छाप। मानव हथेली की छाप है भाई। ठीक है। यहाँ पर कुछ अनाज रखने के बड़े भांड भी गड़े हुए मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई। अनाज रखने के बड़े भांड, अनाज भंडार या फिर अनाज भंडार किसमें करते थे भाई? किसमें करते थे? गोरे व कोठे में। गोरे व कोठे कह दो, गोरे या कोठे कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है जी, ये जरूरी चीज है। यहाँ खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं व 3 मोहरें स्फटिक आदि की गोल मणियां, लाल व काले व भूरे चित्रित मृत भांड, लाल काले व भूरे चित्रित मृत भांड, बिना हत्थे के छोटे जलपात्र आदि मिले हैं। ऐसे जलपात्र ईरान में मिलते थे। तो कहने का मतलब है कि ईरान के साथ इनकी आयात निर्यात की व्यवस्था होगी भाई उस टाइम, है ना। तभी तो मिले हैं, वरना क्या उड़ के आगे। यहाँ का प्रमुख ये देखो, ऐसे जलपत्र ईरान में मिलते हैं जहाँ यहाँ का संबंध ईरान से होने के संकेत देते हैं। आ गया नहीं बात। प्रमुख प्रमुख उद्योग तांबा गलाना, प्रमुख उद्योग तांबा गलाना एवं इसके उपकरण बनाना था जिसका प्रमाण यहाँ प्राप्त हुए ताम्र कुल्हाड़े व अस्त्र तथा एक घर में तांबा गलाने की भट्टी। ये चीज सबसे जरूरी चीज क्या? तांबा गलाने की। अब ऐसा तो है नहीं कि तांबा गलाया और उसको नाली के अंदर फेंक दिया। तांबा गलाया है, उसका कुछ तो बनाएंगे ना। और इसका प्रमाण कहाँ है? ये रहा कि ताम्र कुल्हाड़ी, मतलब तांबे की कुल्हाड़ी बनाई है उस तांबे को गला के। तो और भी बहुत सारी चीजें बनाई होंगी। आहड़ के पास में ही तांबे की खदानें थी। यहाँ गेहूं ज्वार एवं चावल का खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता था। गेहूं ज्वार एवं चावल का कहाँ? आहड़ सभ्यता में खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता। चूल्हे के पास मछली बकरी हिरण व गाय की हड्डियों के अवशेषों से अनुमान है कि यहाँ के निवासियों को शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी प्रिय था। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे, रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ मातृ देवी व बैल की मृण मूर्ति, यहाँ मातृ देवी व बैल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है तथा स्फटिक के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। एक तो मातृ देवी व बैल की मृण मूर्ति, एक बलुए पत्थर का सिलबट्टा और एक स्फटिक के उपकरण। ये तीनों चीजें अच्छी है अभी।
उसके बाद दीपों की प्राप्ति से यह संकेत मिलता है कि पूजा का मुख्य अनुष्ठान दीपक जलाना रहा होगा। अब डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार आहड़ निवासी कृषि से परिचित थे। किनके अनुसार? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार आहड़ निवासी कृषि से परिचित थे। आहड़ संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, आहड़ ताम्र धातु कर्मी थे तथा काले एवं लाल रंग के मृद पात्रों का उपयोग करते थे। तो पहली, ताम्र धातु कर्मी मतलब तांबे से काम करते थे, गलाते थे, हथियार बनाते थे, वस्तुएं बनाते थे। और दूसरा, इनके जो पात्र थे मिट्टी के, है ना, वो काले एवं लाल रंग के थे। बनास की सहायक आयड़ नदी के तट पर आयड़ सभ्यता के उत्खनन से यहाँ तांबे की कुल्हाड़ियाँ, तांबे के फलक, बांस के टुकड़े, तांबे की मुद्रिका, चूड़ियाँ, चाकू, हड्डियाँ, मृद भांड आदि वस्तुएं प्राप्त हुई है। यहाँ 40 फीट गहरी खुदाई की गई। यहाँ 40 फीट गहरी खुदाई की गई, जिसमें उत्तरोत्तर 8 बार बस्ती के बनने एवं उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। आहड़ सभ्यता कितनी बारी उजड़ी और बनी है भाई? 8 बार। मतलब 8 बार इसको वापस पुनः बसाया गया और आठों की आठों बार ये उजड़ गई। ठीक है, 8 बार। मतलब अगर हो सकता है इसकी और खुदाई की जाए तो और प्रमाण मिले, पर अभी तक कितनी बार? 8 बार मिले हैं। खुदाई कितनी की है? 40 फीट। अब देखो, मतलब ये बस्ती उजड़ी और 8 बार लोगों ने इस बस्ती को दोबारा बसाया है ना यहाँ पे। इसका मतलब ये आर्थिक रूप से लोगों के लिए बिल्कुल सही जगह थी। यहाँ पर पानी था पीने के लिए, खेती के लिए अच्छी जगह होगी, नदियाँ थी आसपास, तो कोई कमी नहीं थी। तभी तो लोग यहाँ पर बार बार आ रहे थे ना। 8 बार आए हैं, इसलिए आ रहे थे क्योंकि यहाँ पर आर्थिक जीवन उनका अच्छा चल रहा था, सुख सुविधाएं सारी थी। उजड़ी हुई बस्ती पर ही भूमि समतल कर और नई मिट्टी डालकर उत्तरोत्तर मानव यहाँ बसते रहे। इनमें मकान बनाने की विधि, बर्तन बनाने की पद्धति आदि में निरंतर परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। जो जो जैसे जैसे आएगा, जैसे मोबाइल है, पहले कीपैड, उसके बाद में टच स्क्रीन, और अब और भी ज्यादा, मतलब क्या, एआई वर्जन आ गए हैं मोबाइलों के ना, फोल्डिंग फोन आ गए हैं, फ्लिप फोन आ गए हैं। तो वैसे ही जो लोग हैं, जैसे एक लोग चले गया, उनके पास 10 या 100 साल बाद कोई दूसरा आएगा तो वो तो उससे तो हाइब्रिड ही होगा ना, उससे तो एडवांस होगा। तीसरा आएगा वो उससे एडवांस होगा, चौथा आएगा वो उससे एडवांस होगा, पांचवा उससे, मतलब फैशन चेंज होता रहता है। तो वही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। भूमि समतल कर ली और नई मिट्टी डालकर उत्तरोत्तर मानव यहाँ बसते रहे। इनमें मकान बनाने की विधि, बर्तन बनाने की पद्धति आदि में निरंतर परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। ये 8 स्तर हमें आहड़ सभ्यता की ऐतिहासिकता को समझने में बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। इस पूरे प्रक्रम में आज से 4000 वर्ष पूर्व से लगाकर 18वीं सदी तक का समय लगा। 4000 वर्ष पूर्व से लगाकर 18वीं सदी तक का समय लगा। आहड़ में जिस धूलकोट के टीले की खुदाई की गई वह एक और आयड़ नदी एवं दूसरी ओर एक नाले के किनारे स्थित है। इसका आकार 500 गुणा 275 मीटर है तथा ऊंचाई 12.8 मीटर है। किसकी? टिल्ले की। टिल्ले की। टिल्ले का आकार, टिल्ला मान लो, टिल्ला 500 गुणा 275 मीटर तो क्या है जी? लंबा और चौड़ा। और ऊंचा कितना है? ऊंचा है 12.8 मीटर। धूलकोट के उत्खनन से आहड़ वासियों के मकानों के संबंध में कुछ जानकारी उपलब्ध होती है। यहाँ मकानों के निर्माण में कंक्रीट से मिली मिट्टी तथा पास में बहुतायत से उपलब्ध पत्थर व बांस के वृक्षों की डालियों का प्रयोग होता था। मकानों की दीवारों को मिट्टी से पोत दिया जाता था तथा मिट्टी व गोबर के मिश्रण से फर्श बनाई जाती थी।
यहाँ प्राप्त सबसे बड़ा मकान 33 फुट 10 इंच लंबा था। सबसे बड़ा मकान 33 फुट, जो प्रश्न आ जाए आहड़ से प्राप्त सबसे बड़ा मकान कितने आकार का था, तो 33 फुट 10 इंच लंबा था, जिसका विभाजन कर 2 कमरे बनाए गए थे। मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। चाक पर बने लाल काले भूरे रंग के मिट्टी के बर्तनों पर ग्लेज की चमकदार पॉलिश, ग्लेज एक धातु है, उसकी चमकदार पॉलिश की जाती थी। इनका निचला भाग तो लाल होता था तथा गले से ऊपर का अंदरूनी भाग काला होता था। ये चीज बार बार आ रही है, लाल और काले मृद भांड, लाल और काले मृद भांड, लाल और काले मृद भांड, आहड़ सभ्यता से। ठीक है। ये उल्टी तपाई विधि, मतलब उल्टी तपाई विधि का मतलब हो गया कि बर्तनों को आज जैसे सीधे करके तपाया जाता है ना, आठ सभ्यता के टाइम बर्तनों को उल्टा तपाया जाता था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उल्टी तपाई विधि। आठ सभ्यता की विशेषता एक और जो हमें ध्यान रखनी है। इस कारण इस प्रकार के रंग के बन जाते थे, किसके कारण, उल्टी तपाई के कारण। इन मृत पात्रों पर सफेद रंग की छोटी छोटी बिंदुओं द्वारा त्रिभुज चतुष्कोण वृत्त रेखाएं जालियां घासनुमा आकृतियों का अंकन किया जाता था। इन मृत पात्रों में गहरे लाल रंग के मृत भांड भी मिले हैं। लाल काले और सफेद वगैरह के अलावा गहरे लाल रंग के। इन पर उकेरण विधि, ऊपर चिपकाई विधि, त्रास कर अलंकरण किया जाता था। उकेरण विधि, ऊपर चिपकाई विधि और त्रास कर किसको, गहरे लाल मृत भांडों को, है ना, किया जाता था। ये पात्र आकार प्रकार में अपेक्षाकृत बड़े थे। कौन से, गहरे लाल रंग के। संभवतः इनमें अन्न आदि का संग्रहण किया जाता होगा। कौन से, लाल, गहरे लाल मृत पात्रों में। यहाँ कांच, मिट्टी, स्फटिक, सीप एवं कौड़ी के उपहार वाले कलात्मक मणिये कुल 26 प्रकार के, कितने प्रकार के, 26 प्रकार के मिले। यहाँ खुदाई में प्रथम ईसा पूर्व तक की 6 यूनानी मुद्राएं व 3 मोहरें। यहाँ प्रथम ईसा तक की 6 यूनानी मुद्राएं व 3 मोहरें कहाँ से मिली है भाई, आहड़ से। जिनमें से, जिनसे स्पष्ट होता है यहाँ का व्यापार विदेशों से भी होता होगा। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है। एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो देवता अंकित है, जो तीर एवं तर्कस से युक्त है। इस पर यूनानी भाषा में एक लेख अंकित है। यहाँ बर्तनों के अलावा मिट्टी के बने पूजा पात्र, चूड़ियां एवं खिलौने मिले हैं। खिलौनों में सींग वाले पशु, मेंढा, गैंडा, हाथी, कुत्ते एवं मनुष्य की आकृति वाले खिलौने प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राप्त हुई छेद युक्त मिट्टी की गोलियां, मणिये, सीप, हड्डी के छेद वाले कणों आदि का प्रयोग संभवतः माला बनाने में किया जाता होगा। ये इतनी कोई जरूरी चीज नहीं है भाई। ताम्र उद्योग। आहड़ के निकटवर्ती क्षेत्र में 40 खदानें ऐसे प्राप्त हुई जहां पर प्राचीन काल में ताम्र खनिज निकाला गया है। कितनी खदानें प्राप्त हुई भाई, 40 खदानें। आहड़ के उत्खनन में ताम्र निर्मित छल्ले, चूड़ियां, सुरमे की सलाइयां तथा कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई। यही नहीं, एक गड्ढे में ताम्र खनिज तथा एक तांबे का पत्थर भी मिला है। ताम्र पत्र, ये तांबे का निष्कर्षण यही करते थे। विद्वानों का अनुमान है कि लोग इस क्षेत्र में ताम्र खनिज की उपलब्धता के कारण ही आकर बसे थे। देखा, आर्थिक, पैसा, सबसे जरूरी चीज पैसा। पैसे के लिए जा रहे हैं लोग ना, ताकि सुख सुविधाएं मिले, इसीलिए तो जाते हैं। वरना कोई अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर क्यों बसेगा। ठीक है। आहड़वासी सबको आभूषणों सहित गाड़ते थे। आहड़वासी सबको आभूषणों सहित गाड़ते थे, मतलब कि आभूषण पहनाकर हार श्रृंगार करके काटते थे। जिसका सिर उत्तर में व पैर दक्षिण में होते थे। आहड़ की खुदाई, सिर उत्तर में, वही कल वाली बात, कालीबंगा वाली बात ना। हाँ, इसको गहने पहना दिए बेचारे को। ये देखो, कानों में बालियां, है ना, नाक में, हाथों में पहना दो,
पैरों में पहना दो, गहने पहनाते थे भाई। समकालीन लोक कला की प्रतीक मिट्टी की बनी वृषभ आकृतियां अवश्य उल्लेखनीय है, जिनमें पुरावेदों ने बनासियन बुल की संज्ञा दी है। बनासियन बुल की प्रतीक मिट्टी की बनी वृषभ वृषभ आकृतियां अवश्य उल्लेखनीय है, जिन्हें पुरावेदों ने बनासियन बुल, तो बनासियन बुल की संज्ञा किसको दी है? आहड़ सभ्यता को। ठीक है। भीलवाड़ा जिले में बदनौर के पास ओजियाना में भी इसी प्रकार की सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिली है। ओजियाना सभ्यता, भीलवाड़ा, बदनौर। आहड़ सभ्यता के संपूर्ण कालक्रम को दो भागों में बांटा जा सकता है। नीचे के खंड को कालखंड वन कहा जाता है, जो ताम्रयुगीन आहड़ सभ्यता का द्योतक है, तथा ऊपर के कालखंड को कालखंड दो के नाम से जाना जाता है, जिसमें आहड़वासी तांबे के साथ साथ लोहे के उपकरण का भी प्रयोग करने लगे थे। अब देखो जी, पहला कालखंड जिसमें क्या था? सिर्फ तांबा, सिर्फ तांबा, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है ना। और जो दूसरा कालखंड है उसमें क्या था? तांबा प्लस लोहा। कितने कालखंड हो गए भाई? दो। पहला कालखंड सिर्फ तांबा मिला है, इसलिए उसको ताम्रवती नगरी कहा गया। और दूसरा है जिसमें तांबा और लोहा दोनों मिला है। अतः यह लोह युगीन सभ्यता का द्योतक है। यहाँ के ऊपरी स्तर से लोहे की बनी कुल्हाड़ियां, चाकू, अंगूठियां आदि मिली हैं। आहड़ निवासी कृषि से परिचित थे। उत्खनन में यहाँ के कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, जो इस बात से प्रमाण है कि यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय भी विकसित हो चुका था। आहड़वासियों के मकानों में कमरों का आकार सामान्यतः बड़ा होता था। कमरों में बांस की पर्दी दीवार बनाकर वह उस पर चिकनी मिट्टी की परत चढ़ाकर उसे छोटे कमरों में बदला जाता, मतलब कि एक बड़ा हॉल बना दिया। ठीक है। और अब इस कमरे के अंदर क्या किया? एक बांस की पर्दी लगा दी। किसमें? कम दो हॉल के बीच में। ठीक है। यहाँ पर दो दरवाजे रख दिए और इसके ऊपर मिट्टी की लिपाई कर दी बांस की पर्दी के ऊपर, ताकि बांस में जो स्पेस होता है ना, स्पेस में से कुछ दिखाई ना दे ना, इसलिए। ठीक है। तो स्पेस को पूरा मिट्टी से भर दिया। अब इसमें दीवार बन गई। तो दीवार बन गई तो जो पहले एक होल था वो दो कमरों में बदल गया। कमरों में बदला जाता था। मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति थी। इसमें 15 से 20 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी के घड़ों को एक के ऊपर एक रखकर पानी सोखने गड्ढा शोषण पत्र बनाया जाता था। यह पद्धति चक्रकूप कहलाती थी। ये पिछले साल सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया है भाई। सेकंड ग्रेड में कौन सा? चक्रकूप। आहड़ में पांव धोने तो केवल मूर्तियां, खिलौने, चक्री पहिया, काचरोट, दीपक, चूड़ियां आदि मिट्टी से बनाए जाते थे। अच्छा। आहड़ में पांव धोने तो कवेलू, पांव धोने तो मतलब एक बर्तन जिसमें पांवों को रखकर धोया जाता था। मूर्तियां, खिलौने, चक्री पहिया, काचरोट, दीपक, चूड़ियां आदि मिट्टी के बनाए जाते थे। यहाँ तांबे से बनी मुद्रिका, अस्त्र शस्त्र, चूड़ियां, चाकू आदि मिले। लोहे के उपकरणों में कुल्हाड़ी, खूंटियां आदि प्रमुख है। कांच अथवा सीप की चूड़ियां भी आड़ स्त्रियां पहनती थी। तीर को नोक, चाकू, सुई आदि का निर्माण हड्डियों से किया जाता था। ये लोग सोना, चांदी, तांबे, हाथीदांत, सीप, कोड़ियां, कांच आदि से अपने आभूषण यथा बाजूबंद, हार, कर्णफूल, झुमके आदि बनाते थे। आर्य सभ्यता का प्रसार समुच्चे बेड़च बनास के कांठे में हो गया था, अतः इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बनास नदी पे नहीं है ये, बनास सभ्यता भी नहीं है, ये है बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किसे? आर्य सभ्यता को। बनास नदी के कांठे में अब तक लगभग 50 पुरास्थल खोजे जा चुके हैं।
जिनमें आहड़, बालाथल, गिलोंड एवं ओजियाना का उत्खनन किया जा चुका है। यह संस्कृति उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिलों में विस्तृत थी। आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान आहड़ के पास के उत्खनन से हुआ। संभवतः आहड़वासी लोग अन्यत्र से आए थे, अर्थात आहड़ पूर्वैतिहासिक काल का ऐसा केंद्र था जिसमें बाहर से आए लोगों ने स्थापित किया। प्राकृतिक आकर्षणों ने लोगों के यहाँ खींचा, ये देखो बोला था ना मैंने। उनसे संस्कृति के नए चरणों का आरंभ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में करवाया। इन लोगों ने बनास नदी घाटी क्षेत्र में बसकर परिवेश का पूरा लाभ उठाया और लगभग 700 से 800 वर्षों तक यहाँ निवास करते रहे। तो ये हो गया जी अपना आहड़ संस्कृति, सभ्यता, बनास संस्कृति जिसको बोला जाता है पूरी।